और नमस्ते, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। की भाषा बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग के लिए प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने ताकत झोंक दी। अमित शाह ने भी एक के बाद एक रोड शो कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पूर्व मेदिनीपुर में भी वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। वहां हमारे सहयोगी अमित पांडे ने अमित शाह से बात की। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने का है। बीजेपी की क्या है रणनीति? 50 किलोमीटर के भीतर 3 रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ। सर, इस कदर रोड शो कर रहे हैं, कोशिश क्या है आपकी? स्वाभाविक रूप से 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ भाजपा सरकार बनी। जय श्री राम नारा, ये हमने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कितना असर इसका देखने को मिला सर चुनाव प्रचार के दौरान? ढेर सारे मुद्दे हैं। घुसपैठ मुद्दा है, सीए मुद्दा है, टोल मनी मुद्दा है, सिंडिकेट मुद्दा है, अम्फाम का भ्रष्टाचार मुद्दा है और किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर विकास नहीं हुआ। जनता परेशान। सर, एक सवाल ये है कि आपकी सरकार बनती है, पहली चीज बंगाल में क्या करेंगे आप? हमारा घोषणा पत्र स्पष्ट है। हम सोनार बांग्ला का एक स्पष्ट विजन बंगाल की जनता के सामने रखा है। सर, एक अंतिम सवाल, क्या आपके लिए जो सबसे अहम चीज है पश्चिम बंगाल में, अब कितने और रोड शो करने का प्लान है? मुझे मालूम नहीं, वो पार्टी तय करती है। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह। इनका ये कहना है कि सोनार बांग्ला का संकल्प है और इसी के तहत आगे बढ़ेगी बीजेपी। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, जहां उन्होंने पहले केरल के एक मेट्रोमैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। इसके बाद वो तमिलनाडु के धारपुरम में चुनावी रैली की। वहीं अमित शाह ने आज बंगाल में मोर्चा संभाला। उन्होंने नंदीग्राम में रोड शो किया और शुभेंदु अधिकारी की जीत का दावा किया। अमित शाह के साथ ही पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल में परिवर्तन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने आज खड़गपुर में रोड शो किया और शाम को मिथुन नंदीग्राम में भी रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में हुंकार भरी। नलबाड़ी की एक चुनावी रैली में उन्होंने विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। एक तरफ नंदीग्राम का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते नजर आए। बड़ी खबर नंदीग्राम से, जहां बीजेपी की ताकत देख नंदीग्राम में टीएमसी बौखला गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद झड़प की खबरें आई। सुरक्षा बल ने पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपने अमित शाह से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं और उनमें से एक मुद्दा जय श्री राम को लेकर देखिए किस तरीके की वहां पर तस्वीरें सामने आती हैं, झड़प की तस्वीरें सामने आती हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। फिलहाल क्या ये रोड शो अभी भी चल रहा है?
जी बिल्कुल, रोड शो अभी भी चल रहा है और जो सबसे अहम चीज साफ की गृह मंत्री अमित शाह ने कि सिर्फ जय श्री राम ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, चुनावी हिंसा है, सिंडिकेट है, बेरोजगारी है, यह सब मुद्दा है जिसको संयुक्त रूप से ये बीजेपी इन मुद्दों के बीच में चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच जा रही है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर हमसे बातचीत में कहा है कि हम जा रहे हैं बार बार, जैसा कि अपने भाषणों में और चुनावी घोषणा पत्र में वो जिक्र करते 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे, तो यहाँ भी हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने 200 प्लस सीट जीतने का वादा किया और ये भी कहा कि एक विस्तृत चुनावी योजना है, सिर्फ जय श्री राम कैंपेन नहीं है। तो फिलहाल अभी भी देखिए रोड शो चल रहा है। अब की बार किसका होगा बंगाल, ये बड़ा सवाल देखिए अमित बना हुआ है। लेकिन अमित, ऐसी भी जानकारी थी अमित शाह बाकायदा वहां एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में होंगे, वो दोनों कार्यक्रम कब है? देखिए इसके ठीक बाद डायमंड हार्बर में गृह मंत्री की जनसभा है और वो उसमें दूसरे चरण का वहां पर चुनाव नहीं होना है, तो लिहाजा अभी चुनाव आयोग के जो नियम होते हैं यहाँ पर प्रचार खत्म करके फिर डायमंड हार्बर की जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद की जा रही कि वहां पर कुछ बड़े नेता आ सकते हैं। फिलहाल पसकुड़ा यह इलाका है, पश्चिम बंगाल का पूर्वी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट आता है ये, और टीएमसी का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज गृह मंत्री के रोड शो ने जो कि नंदीग्राम से शुरू हुआ, यहाँ पर दूसरे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यह अंतिम पड़ाव है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अब की बार किसका होगा बंगाल? कमल खिलेगा या होगी ममता की वापसी? क्या बंगाल की चाबी नंदीग्राम के पास है? इन सवालों के बीच बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नंदीग्राम में रोड शो खत्म होने के बाद अमित शाह पश्चिमी मेदिनीपुर वहां पहुंचे, वहां भी भारी भीड़ दिखी। अब अमित शाह पूर्व मेदिनीपुर के पांशकुड़ा पश्चिम में रोड शो कर रहे हैं, जहां गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग हैं। वहां उनका इंतजार हो रहा था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर थे। पूर्व मेदिनीपुर के बाद गृह मंत्री दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने साफ किया कि बंगाल परिवर्तन के मूड में है। अमित हमारे साथ मौजूद है और अमित देखिए, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप बखूबी देख रहे होंगे नंदीग्राम, उसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर और अब पूर्व मेदिनीपुर, तस्वीरों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए तस्वीरों में अंतर यही नजर आ रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे पहले जो नहीं दिखाई देते थे, आज गृह मंत्री के इस माइक्रो लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, सूक्ष्म रूप से जो परियोजना है चुनावी रणनीति की, उसके तहत गृह मंत्री जगह जगह पे चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। 50 से 60 किलोमीटर का पूरा यह रेडियस है और इसमें 3 जगह रोड शो करना और ऐसे दूर दराज इलाकों में रोड शो करना जहां पर कुछ सालों पहले बीजेपी के कार्यकर्ता तक ढूंढने को नहीं मिलते थे। आज बेशक ये थोड़ा सा खाली इलाका है, यहाँ पर लोग इस तरीके से पोस्टर लिए और बैनर लिए लोग यहाँ पर दिख जाते हैं, तो एक कार्यकर्ता तक पहुँचने की संवाद साबित करने की गृह मंत्री की ये जो चुनावी परियोजना है, चुनावी योजना है, इस पर अमल करते हुए। और लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे जानते हैं। ये बताइए, पूर्वी मिदनापुर का ये इलाका, आप युवा हैं, गृह मंत्री ने अभी यहाँ से रोड शो किया है, कुछ बात समझ में आई उनकी? बिल्कुल, क्या बताइए? पहले तो ये परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है ना? ये ममता बनर्जी का सरकार बहुत घोटाला कर दिया इधर, ठीक है? कुछ आप क्या डिमांड करते हैं? पूर्वी मिदनापुर के पसकुड़ा इलाके में यहाँ पर रहते, क्या सबसे अहम चीज आपको आशा है? ये तो कोई अहम चीज मतलब बेकार की, कुछ तो काम नहीं करता है ममता दी, ठीक है? नौकरी भी है नहीं इधर, ठीक है? कोई इधर नौकरी करने जाओ तो सरकारी नौकरी पहले तो 15-20 लाख देना चाहिए। और ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आप बताइए क्या आपको उम्मीद है? गृह मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, क्या आपको उम्मीद है? यहाँ पर बहुत उम्मीद है। गृह मंत्री ने यहाँ पे दौरा किया है और ये पहली बार है कि किसी स्वराष्ट्र मंत्री जी ने अभी पहली बार यहाँ पर पहली बार किसी गृह मंत्री ने यहाँ या शीर्ष नेता ने पसकुड़ा जैसे दूर दराज इलाके का दौरा किया है यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ की आम जनता के लोगों के लिए भी यह बड़ी बात है। ठीक है अमित, रहिए जरा साथ। दूसरे चरण में नंदीग्राम का भी फाइनल संग्राम है, लिहाजा बीजेपी और टीएमसी ने सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह का नंदीग्राम में रोड शो खत्म हो गया है। चिलचिलाती धूप के बावजूद रोड शो के दौरान विशाल जन सैलाब उमड़ा। वैसे खास बात यह है कि 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो में पहली कतार में महिलाएं मौजूद थी। रोड शो जहां से गुजरा, लगातार छतों से फूलों की बारिश होती रही,
भीड़ की वजह से रोड शो में मौजूद गाड़ियों के आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें हुई। 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो शिव मंदिर पर खत्म हो गया। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि रोड शो की ये तस्वीरें यकीनन ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। नंदीग्राम में रोड शो के बाद मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन का रास्ता नंदीग्राम से ही निकलेगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अमित शाह ने नंदीग्राम में कल हुई रेप की घटना पर ममता बनर्जी से सवाल पूछा। बीजेपी का आरोप है कि नंदीग्राम में एक बीजेपी समर्थक की पत्नी का रेप कर उसे मरने के लिए नहर में ढकेल दिया गया। जहां ममता दीदी रात को निवास करती है, उसे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में, जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। बंगाल के सियासी समर में नंदीग्राम प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और इसलिए ममता बनर्जी भी लगातार नंदीग्राम में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तस्वीर, ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में जोर शोर से प्रचार करने में जुटी हैं। हालांकि ममता का दावा है कि बंगाल के लोग बेटी को चुनेंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ममता को नंदीग्राम के लिए बाहरी बता रहे हैं। आज अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि नंदीग्राम से ही बंगाल में परिवर्तन होगा। वहीं असम में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नलवाड़ी में एक चुनावी रैली के दौरान विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने चाय बागानों की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। आज अभी मैंने ट्वीट देखा, बोले जुमलेबाजी, राहुल गांधी का ट्वीट था, जुमलेबाजी और प्रगति में अंतर होता। यही तो हम कह रहे हैं, जुमला तो आपकी दादी पापा मम्मी ने किया। बोलो गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? गरीबी हटी क्या? जुमला क्या हुआ? बोलो किसने कहा था कि शासन उनको दो जो शासन कर सके, शासन कर पाए क्या? जुमला किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन दक्षिण पर पहुंचे। सुबह उन्होंने केरल के पालक्काड में मेट्रोमैन ई श्रीधरन के लिए प्रचार किया। इसके बाद वो तमिलनाडु के धारापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। तो केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, वहीं धारापुरम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। तो एक तरीके से उस मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए से नजर आए। और जहां एक तरफ तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो बंगाल में अमित शाह मौजूद हैं और चुनावी कमान थामे हुए। और अब बात कोरोना की। देश भर में कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 56,211 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां पिछले 24 घंटे में 31,500 से ज्यादा मरीज आए सामने, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के मामलों में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है।
वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सख्ती बढ़ा दी। प्रशासन ने लोगों से बेवजह अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की। साथ ही बाजारों में बिना काम के घूमने वालों पर जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया। आदेश के मुताबिक बाजारों में जाने से पहले लोगों को 5 रुपए एंट्री फी देनी होगी और बाजार में 1 घंटे से ज्यादा देर तक रुकने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। बीते हुए 3 से 4 दिनों के अंदर नासिक टॉप 5 में आ गया। नए 14,000 पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है। यहाँ पर देखिए अलग अलग बातें की जा रही है। यहाँ पर बाजार पेट के अंदर हम लोग हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि पालिका कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए, पुलिस का बंदोबस्त बड़ी मात्रा में लगा हुआ है। यहाँ आने वाले हर इंसान से 5 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जा रही है। यह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। यह मार्केट में आपको काम है उसलिए 1 घंटे के लिए 5 रुपए। 1 घंटे के बाद अगर वक्त आपको 1 मिनट भी ज्यादा लगता है तो 500 रुपए फाइन यहाँ पर किया जाने वाला है। इस परिसर के सीनियर पुलिस निरीक्षक साजन सोलना हमारे साथ है। देखिए लोगों से बात करते हैं हम। 5 रुपए देने के लिए तो लोग तैयार है, 500 रुपए जाती हो रही है। हाँ सर, इसके लिए बात ऐसी है कि जो मार्केट में अनावश्यक भीड़ जो हो रही है उसकी वजह से कोरोना का जो प्रादुर्भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये नासिक शहर के पुलिस कमिश्नर श्रीमान जी दीपक पांडे सर, इन्होंने कल परसों के दिन ही बॉम्बे पुलिस कायदा कलम 43 के तहत एक अधिसूचना जारी की है कि जहाँ पे अनावश्यक भीड़ हो रही है वहाँ से अनावश्यक भीड़ के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होना चाहिए ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज़्यादा ना हो। इसलिए ये अधिसूचना श्रीमान जी ने जाहिर किया है। नासिक में कोरोना रोकने के लिए, क्राउड कंट्रोल करने के लिए यह एक अलग फंडा किया गया है। कैमरामैन हेमंत बागुल के साथ प्रशांत बाग, न्यूज़ 18 इंडिया, नासिक, महाराष्ट्र। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने दम तोड़ा। अकेले अगर मुंबई शहर की बात करें तो कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले, वहां 12 लोगों की मौत हुई। इसी तरह पुणे में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने पर वहां की मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। आपकी तरफ से एक नया आदेश भी निकाला गया है कि जो तमाम बेड्स हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए कहा गया है। नहीं, एक्टिव ऑलरेडी है जी। 14,000 थे जी। अभी 25,000 कर रहे। ओके। ऑक्सीजन भी ऐसे ही बढ़ा रहे और वेंटिलेटर भी दे रहे। हमारे एम्बुलेंस रेडी है, ऐसे तरह से सब रेडी है। इसका मतलब है रुग्ण बढ़ना है नहीं, रुग्ण बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम रेडी करके रखा है। बीएमसी की तरफ से एक आदेश मैम दिया गया है कि जो भी बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में हैं उन्हें भी एक्टिव करने के लिए कहा गया है। बीएमसी मेस्मा लगा के कोई उसमें जाएगा नहीं हड़ताल पे, और वो बेड का जो 4,000 दिन का ज़्यादा स्पेशल है उसका 9,000 और उससे ज़्यादा है तो कुछ ऐसा 10,000 उसके ऊपर वो लगाते दिन का तो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगा। बार बार मुख्यमंत्री यही तो कह रहे कि लॉकडाउन में नहीं जाना है, तो लोगों ने तय करना है जाना है कि नहीं जाना है। बीएमसी की पूरी तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए और इसके लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने के लिए कहा गया, लेकिन बीजेपी ने अभी से उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन ये उत्तर नहीं, लॉकडाउन को हम जोरदार विरोध करेंगे और लॉकडाउन को व्यापारी, इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो दिन भर काम करने के बाद ही शाम को उनको रोटी मिलती है, तो लॉकडाउन करो, नो प्रॉब्लम, सबको पैकेज दो। आपने कहा ना कि भाई इस साल में हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा निकालना पड़ा, तो और 10-20 हज़ार करोड़ निकालो, किसने रोका है आपको? अपने स्टेट का जीडीपी इतना है कि उस जीडीपी का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में अभी भी कर्जा लेने की जो स्पेस है वो बाकी है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामले कम नहीं हुए तो सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। राजेश जी, आप लोगों की मीटिंग हुई, कोरोना के केसेस कम ना होना और उसके बाद जिस तरीके के लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा होना, कैसे देख रहे हैं इसको?
कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं वो ज़रूर चिंताजनक है, लेकिन लॉकडाउन ये कोई अंतिम ऑप्शन नहीं है। एक है कि वो कैसा है कि अभी इमीडिएटली हम लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन जैसा बोलते हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हमने इम्प्लीमेंट करने के बारे में कहा है वो अगर कंट्रोल होता है तो लॉकडाउन ये कोई हमारे सामने ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन तो लॉकडाउन रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता भाई जगताप ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने के संकेतों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हालात जरूर खराब है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी। भाई जगताप जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं मुंबई में कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं, शिवसेना ये कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन किया जा सकता है क्या, और एनसीपी आपकी जो सहयोगी है वो विरोध कर रही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए? सबसे पहले ये है कि ये कोरोना के केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं। वो कोई मुंबई में ही बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखिएगा सारे आंकड़े देश के पूरे, तो देश में स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात और है कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे और केंद्र की सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही, ऐसा मेरा कहना है। पर क्योंकि ऐसा होता तो देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश नहीं जाते। आज देश के ऊपर ये बड़ा संकट है, पूरे विश्व के ऊपर है। अगर लंदन जैसा शहर दोबारा बंद हो सकता है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इस कोविड की स्थिति गंभीर है, पर उसको गंभीरता से कितना ले रही है केंद्र सरकार मुझे पता नहीं। राज्य सरकार इसको सीरियसली जरूर ले रही है, क्योंकि हम हमेशा वो सारे चर्चा में रहते हैं। कोशिश ये होगी कि लॉकडाउन ना हो, कोई मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आईं जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार आईएसबीटी फुट ओवर ब्रिज पर, और जरा यहां से तस्वीरें आसपास की दिखाते हैं कि किस तरीके से आज यहां पर भीड़ है, और बहुत लोग ऐसे नजर आएंगे जो कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे। देखिए ये बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं मास्क कहाँ है आपका? सर कहता मेरे गाड़ी में लगी है। आप तस्वीरों में देखेंगे मास्क की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देखिए किस तरह यहाँ पर भीड़ है, जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर लगी हैं उन पर किस तरह की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो जो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसी तस्वीरें बेहद डराती हैं। और लगातार सरकारें भी यही अपील कर रही हैं कि लोग जो कोरोना नियम है उनका पालन करें, लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस जैसी जगहों पर जहां भीड़भाड़ के जो इलाके हैं वहां नियमों का पालन कराए। यहां आसपास देखने पर कोई भी जिला प्रशासन की टीम यहां नजर नहीं आती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना के मामले जब दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाही लोगों की तरफ से तो दिखाई दे रही है, तो वहीं जो सरकार है, जो जिला प्रशासन है, उनकी टीमें भी यहां आसपास के इलाकों से नदारद हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो लोग कैसे लापरवाही बरत रहे हैं, जरा एक दो तस्वीरें आपको हम दिखा दें। एक आनंद विहार की तस्वीर है दिल्ली की, और वहीं गाजीपुर मंडी की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर लोग भारी तादाद में नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क नहीं लगा होगा, और लगा होगा तो सही ढंग से नहीं लगा। साथ ही साथ लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही कोई कोताही कर रहे हैं ऐसे सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि कम लोग अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, और इस दौरान उन्होंने दोनों वैक्सीन को सुरक्षित बताया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। दिन के बाद दूसरी डोज ली है। डोज लेने के 30 मिनट के बाद आज और पहली डोज के
लेने से लेकर और आज तक हम दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैंने ये बात पहले भी कई बार कही है कि भारत में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, इफेक्टिव हैं। वहीं राजस्थान के कई जिलों में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद सख्ती बरती जा रही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच हो रही है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। होली के बाद राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं और एक तस्वीर हम जयपुर के रेलवे स्टेशन की बताएंगे कि जैसे ही केसेस ज़्यादा बढ़े उसके बाद में जागरूकता बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जयपुर रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दिनों से तैनात है। और आज देख सकते हैं कि अभी जैसी ट्रेन पहुँची उसके बाद में एक एक का यहाँ पर जिसके पास रिपोर्ट नहीं है, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से देखा जा रहा है। कहाँ से आए भैया? सूरत से आए। कोरोना की रिपोर्ट लेकर आए आप? कब की है ये? 26 मार्च और 27 का रिपोर्ट। तो आप देखिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आप भी रिपोर्ट लाएं? साथ में कई लोग देखिए कि आप ये अच्छी बात है, जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर और रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कि आप किस तरीके से, लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जागरूकता बढ़ी है, वहीं पर कई ऐसे भी हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए आप भैया? आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ, सूरत से आए। आप सीधे क्यों जा रहे हो? चेक क्यों नहीं करा रहे हो? देखिए कि आप ये यहाँ से सारे लोग चेक करा के जा रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? पुलेरा से। अच्छा आए, लेकिन आप सीधे आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं लोग कि सीधे निकल जाएं, जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी ही तस्वीरें दादर सब्जी मंडी से सामने आई। वहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। लोग एक दूसरे से सटकर सब्जियां खरीदते दिखाई दिए। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की चेतावनी के बाद भी लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हालात जस के तस बने हुए हैं। आप देखिए तस्वीरें, जो हालात हैं इस वक्त, यही भीड़ लगातार सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके इस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही मास्क जो है लोगों के चेहरे पर नजर आते हैं। अगर मास्क चेहरे पर होता है तो गले में लटका होता है या फिर नाक के नीचे होता है। तो ये जो स्थिति है और यही स्थिति जो है मुंबई में कोरोना के केसेज को बढ़ा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि इसमें बीएमसी का भी रोल है। बीएमसी के पास कोई उपाय योजना नहीं है जिससे इस मार्केट को शिफ्ट किया जा सके कहीं पर इस भीड़ को कम करने के लिए। बीएमसी लगातार ये दावा करती रही है कि हम इसको लेकर उपाय योजना कर रहे हैं, लेकिन उपाय योजना क्या है अब तक जो है वो सामने नहीं आई है, और जिसके चलते इस तरह की भीड़ दादर के मंडी में देखने को हर दिन मिल रही है। वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। यही वजह रही कि मुंबई के दहसर टोल इलाके पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बेवजह अपने घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू घोषित होने के बाद मुंबई पुलिस सख्त एक्शन में है और यहाँ पर सख्ती के साथ चेकिंग वगैरह की जा रही है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान इस वक्त दहसर टोल नाका के पास बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग इस बात की कि कोई जो है बिना वजह तो नहीं घूम रहा है या फिर कोई जो है नियमों का जो उल्लंघन है वो तो नहीं कर रहा है। इसके बाद से ये लगातार चेकिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है ये पालघर थाने को जोड़ता है और वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो है मुंबई में आते हैं। वो चेकिंग अभियान इसी तरह से पूरी मुंबई की पुलिस जो है वो चलाती है ताकि जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हों, नियमों का उल्लंघन कर रहे हों,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, यही वजह है। और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दूसरा दिन था नाइट कर्फ्यू का, और जिस तरह से केसेज कल सामने आए हैं, 24 घंटे में करीब 5800 से ज़्यादा केसेज मुंबई में और 31,000 से ज़्यादा केसेज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। फिर से महाराष्ट्र कोरोना हॉटस्पॉट बनने की राह पर अग्रसर है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। वहीं नासिक में कोरोना पर सख्ती के बीच निकाय कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई। वहां कोरोना के नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारी एक दुकान पर पहुंचे और वहां से फर्नीचर उठाकर अपने साथ ले जाते दिखे। दुकानदार ने कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक की, जहां पर कोरोना पर सख्ती के बीच निकाय के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिली। कोरोना के नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारी एक दुकान पर पहुंचे और वहां से फर्नीचर उठाकर अपने साथ ले जाते दिखे। दुकानदार ने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की बात कही है। वहीं एमएनएस नेताओं ने भी महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लगाने के उद्धव सरकार के संकेत का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। विरोध हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनसे के नेता संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप देशपांडे जी, एक बार फिर से जो है जिस तरह से केसेज महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 60% केसेज आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 60% केसेज, मतलब अगर देश में बात करें तो 60% केसेज जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार की जो प्लानिंग है फिर से लॉकडाउन करने की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। लास्ट ईयर 23 मार्च को महाराष्ट्र में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद केस कम हुए क्या? अप्रैल में केस बढ़े, मई में केस बढ़े, जून में बढ़े, अगस्त में बढ़े। जब लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चालू हुई तब केसेस कम हुए। तो लॉकडाउन से केसेस कम होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। और तभी लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? क्योंकि वो टाइम हमें कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उस टाइम उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी। अभी तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो अब ये लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नागपुर से। वहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। काफी तादाद में पुलिस सड़कों पर उतरी और फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की। जयपुर और बीकानेर समेत राजस्थान के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छा गए और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली, जिससे लोगों का परेशानी उनकी काफी बढ़ी। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दिए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया। तो ये आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मौसम बदला है। बीकानेर की तस्वीर जरा देखिए, वहां पर धूल भरी आंधी चली है। कई इलाकों में तेज आंधी की वजह से लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ी। दिन में ही अंधेरा सा छाया हुआ कई जगहों पर नजर आया। तो तेज आंधी से परेशान भी दिखे लोग। दिल्ली एनसीआर की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ यही आलम, कुछ यही स्थिति जयपुर की भी रही, जहां दिल्ली एनसीआर में आप देखिए दिन में अंधेरा छाता हुआ दिख रहा है, वहीं जयपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई।